नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी फिजिक्स की 6 क्लास है और टॉपिक है हमारा प्रकाश। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन भी 150 के करीब है, जितने भी घटना चक्र में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैंने ये सभी प्रश्न एक ही पीडीएफ में ना कंप्लीट करके 3 पार्ट में इसकी लाऊंगा। ये प्रकाश का पहला पार्ट है, तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही तरह 50-50 क्वेश्चन का अगले 2 पार्ट। ओके, तो इसमें जितने भी अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं अलग अलग परीक्षाओं में, वो सभी आपको मिलेंगे। तो बिना देर करे आप के सामने प्रश्न लाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ये जो सर्वाधिक ऊर्जा होगी 200 से 280 nm, ऑप्शन नंबर बी इसमें होगी, क्योंकि तरंगदैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो दिखता है वो 400 से 700 nm की परास में दिखता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास होता है वो 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण, परास से मतलब 100 से 400 nm, दृश्य प्रकाश 400 से 700 nm और अवरक्त विकिरण 700 से 10⁶ nm में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर दे रखा है सौर विकिरण की परास, तो सौर विकिरण की जो परास है दृश्य प्रकाश में आती है और वो है 400 से 700 nm तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मार्ग प्रसार होता है। तो दृश्य प्रकाश का जो होता है अभी आपने पढ़ा 390 से 780 nm के बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव आंख दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं वह तरंगदैर्ध्य क्या है? तो वो जो तरंगदैर्ध्य है 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं इसमें चारों, जिसमें यह छोटे कणों से बना होता है, ये गलत होगा। दूसरा, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, ये भी गलत। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ये बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यूपीएससी में आया हुआ है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो होता है प्रकाश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कथन सत्य कौन सा है वो देखना है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये गलत है। प्रकाश आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। तो सबसे ज्यादा जो होता है प्रकाश का वेग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित है। तो शून्यावकाश में जो वेग है उसका अनुमानित वेग मान जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति आप सभी को मालूम होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इसकी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, वो निर्वात में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। सबसे न्यूनतम जो प्रकाश की गति होती है वो होती है दोस्तों कांच में। सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, उसके बाद हीरे में होती है, दूसरे नंबर पर हीरे में होती है, तीसरे नंबर पर जल में या पानी में होती है, और चौथे नंबर पर वायु लाइक हाइड्रोजन वगैरह में, उसके बाद कांच में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य का प्रकाश जो धरती पर आता है वो कितने समय में पहुंचता है। तो दोस्तों वो पहुंचता है 8.5 मिनट में। अभी सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। लगभग जो समय लगता है वो 8 मिनट का लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सभी सेम है। ये क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। लाइट वाले चैप्टर से जो है क्वेश्चन एक न एक फंसता जरूर है। इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें, स्किप नहीं करना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे कौन कौन से हैं। तो जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस पर इफेक्ट पड़ता है, ये इसमें पूछा है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो तरंग दैर्ध्य और वेग पर पड़ता है। क्योंकि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित होता है, उसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी तरंग दैर्ध्य और वेग इसका बदल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। बिल्कुल सही है, बाकी गलती होंगे फिर भी पढ़ लेते हैं। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है, गलत है। इसकी चाल घट जाती है तो यह अविलंब से दूर हो जाती है, गलत है। इसकी चाल घट जाती है तो अविलंब से झुक जाती है, भी गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये जो होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये। ठीक है, 2001 में यूपीपीएससी में पूछा गया पीसीएस में। तो जो गैस होती है वो नियोन होती है, ये आपको शायद पता होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है इस बार भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो होता है वो किस घटना का परिणाम होता है, ये आपको शायद पता हो। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की वजह से ये होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश कहाँ जाएगा, जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, हीरे से कांच में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो प्रकाश तंतु जो काम करता है, किस सिद्धांत पर करता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये किस घटना द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य आधारित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरह अगला कथन दे रखा, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन अगला कथन पढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये बिल्कुल सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध, ये गलत है। तो इसका ये मिलान सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो एंडोस्कोप है उसका जो सिद्धांत है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है ये। ठीक है, एंडोस्कोप एक में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक एंडोस्कोप है। तो एंडोस्कोप क्या होता है? संकीर्ण दूरदर्शी नहीं, कैमरे का प्रकार ये नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी ये नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे इसके बारे में बता दूं, एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है, इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि में के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो दोस्तों इसमें अधिकतर कैमरे का प्रकार लगा कर आते जो कि गलत हो जाता है। याद रखना, न ये संकीर्ण दूरदर्शी है, न सरल सूक्ष्मदर्शी है, न कैमरे का एक प्रकार है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का जो कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। ये काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 बार यूपीपीसी में भी पूछा गया है ये, और छोटी मोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है यूपीएसआई वगैरह में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, परिचिका का बनना उदाहरण है। तो इसका आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ही है। तो इसका जो कुल आंतरिक परिवर्तन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो उदाहरण होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का होगा। ये अलग अलग एक ही क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है और काफी बार ये क्वेश्चन मिला है देखने को। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मृग मरीचिका का, तो इसको याद रखना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यूपी, यूडीए, एलडीए, यूपी लोअर सब फैक्टर में भी आया हुआ है ये। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें अलग अलग तथ्य दे रखे हैं, वो देखना है। स्थलीय तापन, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन,
तो इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो मरीचिका जो बनती है दोस्तों वो स्थलीय तापन की वजह से बनती है और प्रकाश अपवर्तन की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। IAS फिर 2002 में पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो कथन में भी आता है अधिकतर ये क्वेश्चन। तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, उचित रीति के कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। तो इसमें जो आंसर होगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण चमकता है। तो ये क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। देखो कितनी बार ये आया हुआ है, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखा है, इसके दोनों पढ़ लेते हैं। तो कथन दे रखा, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इतने ही बड़े कांच से ज्यादा झिलमिलाता है। कारण दे रखा, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसका जो अपवर्तनांक है वो कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए सही है, परंतु ए आर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वस्तु के त्रिविमीय थर्ड डायमेंशनल जो 3D इमेज होती है प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो उसका जो तकनीक का नाम है वो होलोग्राफी है। तो होलोग्राफी जो होती है ना, वह तकनीक होती है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का 3D चित्र बनाया जाता है। तो इसे होलोग्राफी में जो है ध्वनि प्रकाश के किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुत उपयोग अभिलेखों के संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक 3D चलचित्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसे याद रखने लायक क्वेश्चन है। होलोग्राफ के बारे में सबको पता होना चाहिए। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो होलोग्राफी का किया जाता है। अभी पीछे भी आए हुए थे, ये भी देखो 2 जगह यहाँ आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो ये जो कहलाता है रोस्टर स्कैन द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो रमन प्रभाव का जो संबंध है किस किरणों से है? वो ये है सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं। ठीक है, तो रमन प्रभाव के अनुसार जो है एकल तरंग दैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं, तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्र की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन कारणों को रमन किरण कहते हैं। ठीक है, इन किरणों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक CD
में प्रयुक्त होने वाली ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट रेस सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें 4 कथन दे रखे हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत ये हम देखेंगे पढ़कर। अगले तो पहला कथन दे रखा है इसमें दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ये गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, ये भी गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉप्टर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कथन दे रखा है इसमें, कथन और कारण। तो एक चलचित्र कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो जो कथन है दे रखा है 46वें का पहला कथन है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक जो फ्रेम है चलचित्र की पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। और कारण है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, तो कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, उसकी वजह से नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, ये जो तकनीक होती है एक इसका नाम होता है आवर्ती मॉड्यूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है दोस्तों? ये आपको शायद पता हो, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। काफी बार आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यह अभिनेत्री लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है उल्टा एवं वास्तविक बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो। और जितने भी यूपीएसआई और पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। मैं जल्द ही आपके लिए हिंदी की क्लासें और भूगोल की क्लासें भी लाने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर जो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा वीडियो लाऊंगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी घटना चक्र के और भी अच्छी किताबों के जितने भी प्रैक्टिस सेट है आपको सभी यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, थ्योरी तो आप घर पर किसी भी किताब से बुक से पढ़ लोगे, ल्यूसेंट से पढ़ लोगे, अच्छी किताबें और भी हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए किसी के बैकअप में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सभी बुकों का चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा एक एक क्वेश्चन का। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रकाश का पार्ट 2 कल मैं लाऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।